बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ीशान हैदर, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। हम देखेंगे मैटर क्या है और इसकी कितनी स्टेट्स हैं। सर ये तो हम पहले से जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेट हैं। हमें पढ़ाया गया है मैटर गैस, लिक्विड और सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाज़ किताबों में हमें चौथी फॉर्म भी बताते हैं उस्ताद कि भाई मैटर 3 के अलावा एक और फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसे 4th स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। क्या सिर्फ 4 स्टेट हैं मैटर की? इस पे इक्तफा किया जाए, मान लिया जाए कि मैटर की 4 स्टेट हैं? आंसर है नहीं, मैटर की 4 स्टेट नहीं हैं। आप ज़रा गूगल इंटरनेट पे जाएं, उससे पूछें भाई मैटर की कितनी स्टेट हैं। वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि मैटर की 3 फिजिकल स्टेट हैं, मैटर की 4 स्टेट हैं। वो कई सारी मैटर की स्टेट आपको बता रहा होता है। बाज़ जगह हमें बताता है 15 स्टेट हैं, बाज़ जगह हमें बताता है 18 स्टेट हैं, बाज़ जगह हमें वो बताता है कि इससे भी ज़्यादा हैं। तो जी हाँ मेरे बेटे, बहुत ज़्यादा मैटर की स्टेट्स हैं। सर कितनी हैं? कोई फिगर तो दीजिए। राउंड अबाउट 22, मगर कभी कभी तो गूगल कहता है कि 100 से भी ज़्यादा हैं। तो बेशक हो सकती हैं, मगर जो अब तक स्टडी की जा चुकी हैं वो मैटर की 22 टाइप्स हैं, मैटर की 22 स्टेट्स हैं। तो आइए ज़रा मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 2। तो आइए देखते हैं मैटर क्या है। मैटर की डेफिनेशन हमने आपके सामने लिखी है। इससे पहले कि हम मैटर को पढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक मैटर और दूसरा एनर्जी। ठीक है, मैटर और एनर्जी के कम्बिनेशन से अल्लाह करीम ने ये दुनिया बनाई है। तो जो एनर्जी है मेरे बेटे, ये नॉन मटेरियल है। ये एनर्जी मटेरियल नहीं है, यानी एनर्जी का कोई मैस नहीं होता। ये बात जहन में रखनी है। अब हम आते हैं मैटर की डेफिनेशन पे। मैटर की क्या है डेफिनेशन? एनीथिंग, कोई भी चीज़, विच हैज़ वेट, कोई भी चीज़ जिसका वज़न होगा वो, एंड ऑक्यूपाइज, और वो घेरेगी, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है स्पेस, इज़ कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी चीज़ एनर्जी के अलावा, क्योंकि एनर्जी का वेट या मैस नहीं होता, एनर्जी के अलावा कोई भी चीज़ विच हैज़ मैस या विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस या ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, एक ही बात है, इज कॉल्ड मैटर। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, मैटर की मेन जो है ना प्राइमरी वो 3 स्टेट है जो हम स्टडी करते हैं, ज़्यादातर प्राइमरी लेवल पे भी स्टडी करते हैं, वो 3 हैं। और एवरीडे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमें नज़र आती हैं वो 4 फिज़िकल स्टेट हैं। ठीक है, पहले हम मैटर की 3 फिज़िकल स्टेट के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले है गैसेस। गैसेस जो हैं वो मैटर की सबसे सिंपलेस्ट, सादा तरीन स्टेट है। उसके बाद हैं लिक्विड्स, ये लेस कॉमन है, मतलब ये इर्द गिर्द हमारे बहुत कम पाई जाती है, हमें इतना नज़र नहीं आती। उसके बाद है सॉलिड्स, सबसे ज़्यादा हमें जो नज़र आने वाली मैटर की स्टेट है वो सॉलिड है, हमें अक्सर चीज़ें सॉलिड ही नज़र आती हैं। उसके बाद लास्ट क्या है? प्लाज्मा, जो कि 4th स्टेट ऑफ मैटर भी मशहूर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैसेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि गैसेस की खसूसियात, गैसेस की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो गैस होते हैं ना, गैसेस का नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, गैसेस का कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, कोई भी उनकी ख़ास शक्ल नहीं होती। गैसेस को जिस कंटेनर में हम डालते हैं, गैसेस उसी कंटेनर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उस कंटेनर का जो भी साइज़ होता है, उस कंटेनर का जो भी वॉल्यूम होता है, वही वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम होता है। और अच्छा, फ़र्ज़ करें एक गैस को आपने छोटे कंटेनर में डाला तो उसने कम जगह घेरी। जब उसी गैस को आप बड़े सिलेंडर या कंटेनर में डालेंगे तो वो ज़्यादा जगह घेर लेगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो हर वक्त तेज़ी के साथ हरकत करते हैं और उनके दरमियान फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, जिसकी वजह से वो जहाँ भी देखते हैं, जिस जगह को भी देखते हैं, उधर फैल जाते हैं। दूसरी बात क्या है? दे आर वाइडली सेपरेटेड,
द मालिक्यूल ऑफ गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड, यानी मालिक्यूल जो गैस के हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेसेस मौजूद हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक कहती है कि एक गैस का मालिक्यूल दूसरे गैस के मालिक्यूल से 300 टाइम दूर है अपने साइज़ के एतबार से। ओके, उसके बाद है इन द मालिक्यूल ऑफ गैसेस देयर इज़ नो एनी ऑर्डर, कोई तरतीब नहीं है। देयर इज़ नो एनी ऑर्डर, देयर इज़ नो एनी प्रॉपर अरेंजमेंट बिटवीन द गैस मालिक्यूल, गैस के मालिक्यूल के दरमियान कोई तरतीब नहीं है। एंड दे हैव वेरी वीक इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, इनमें जो फोर्सेस हैं वो ना होने के बराबर हैं। मैं तो कहता हूँ कि काइनेटिक मालिक्यूलर थ्योरी है जो गैस के बारे में एक्सप्लेन, जो गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, वो कहती है गैस के मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेस हैं ही नहीं, मगर हम पढ़ेंगे कि वेरी वीक इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस हैं, ना होने के बराबर। ओके, उसके बाद ईजिली कॉम्प्रेसिबल, क्योंकि बहुत सारी आपस में स्पेसेस हैं बिटवीन द गैस मालिक्यूल, तो आप इनको दबा सकते हैं, आसानी से कॉम्प्रेस कर सकते हैं गैस को। नेक्स्ट देखें, दे हैव वेरी लो डेंसिटीज़, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। गैस के मालिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, और वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से गैस की डेंसिटीज़ बहुत कम होती हैं। लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में गैस की डेंसिटीज़ तकरीबन 1000 गुना कम होती हैं। आगे देखें, देयर पार्टिकल्स हैव रैंडम मोशन, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो हरकत होती है वो रैंडम होती है, बेतरतीब होती है, तितली की तरह उड़ते हैं, इधर उधर भागते हैं, आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ की। इन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ जो डिज़ाइन करके हमने रखी हैं वो ये है कि जो लिक्विड है ना उनका नो फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉरी नो फिक्स्ड शेप फिक्स नहीं होती बट वॉल्यूम, मगर वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वो फिक्स्ड होता है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि कोई भी लिक्विड आप लें ना, तो एक गिलास में लिक्विड लें, जितनी जगह गिलास में लिक्विड ने घेरी हुई है उतनी जगह वो किसी परात में, किसी थाली में, किसी और बर्तन में, किसी कंटेनर में घेरेगा, मगर शेप चेंज होगी। गिलास में यूं शेप होगी गोल वर्टिकल, और जो किसी बड़ी चीज़ में आप डालेंगे या किसी आप पानी को फर्श पे बिखेर दें तो वो बिखर जाएगा। शेप चेंज होगी, मतलब शेप फिक्स नहीं होगी, मगर वॉल्यूम फिक्स होगा, जगह फिक्स घेरेंगे। ओके, नेक्स्ट देखें, दे आर क्लोजली, इनके जो मालिक्यूल हैं दे आर क्लोजली अटैच्ड, एक दूसरे के साथ ये क्लोजली जुड़े हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये लिक्विड के मालिक्यूल हैं, ये एक दूसरे के साथ क्लोजली जुड़े हुए हैं। अगर इसके कंपैरिजन में मैं गैसेस की बात करूं तो ये एक मालिक्यूल है गैस का, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। तो गैस के मालिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनमें इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस बहुत कमज़ोर होती हैं, मगर ये मालिक्यूल जो हैं ये काफ़ी करीब हैं, क्लोजली अटैच्ड हैं। एंड दे आर रैंडमली अरेंज्ड, रैंडमली यानी इनमें तरतीब होती है। रैंडमली अरेंज्ड मतलब एक दूसरे के साथ अरेंज तो होते हैं मगर तरतीब के साथ अरेंज नहीं होते, रैंडम अरेंजमेंट होती है। देखें, बेतरतीब से एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं, कोई ख़ास अलाइनमेंट नहीं है। उसके बाद देखें इंटरमालिकुलर फोर्सेस की बात करते हैं तो दे हैव सिग्निफिकेंट, ये लफ्ज़ देखें, सिग्निफिकेंट इंटरमालिकुलर फोर्सेस, फिकेंट इंटरमालिकुलर सिग्निफिकेंट IMF इंटरमालिकुलर फोर्सेस, इनमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस अच्छी खासी होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। और उसके बाद बात करते हैं दे आर नॉट ईजिली कॉम्प्रेसिबल, नॉट ईजिली कॉम्प्रेसिबल, ये आसानी से कॉम्प्रेस नहीं होते क्योंकि लिक्विड के मालिक्यूल बहुत करीब करीब हैं, उनको दबाना बहुत मुश्किल है, तकरीबन ये कंप्रेस नहीं होते। मगर हम यहाँ लिखेंगे नॉट ईजिली कॉम्प्रेस, इनको कॉम्प्रेस करना आसान नहीं है। उसके बाद जो डेंसिटी की बात करेंगे तो दे हैव, इनकी जो डेंसिटी है
वो हाई होती है। हाई किससे हाई होती है? गैसेस से। हाई देन गैसेस, गैसेस से ज़्यादा होती है, सॉलिड से कम होती है। और आखिरी बात, दे शो वाइब्रेशनल मोशन, दे शो ट्रांसलेशनल मोशन, दे शो रोटेशनल मोशन। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट भी करते हैं, वो रोटेट भी करते हैं, वो ट्रांसलेट भी करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन होती है ऐसे, यूं इधर उधर, ऐसे सीधी, ऐसे 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 ऐसे। वाइब्रेट होता है किसी भी चीज़ का अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे होना, वाइब्रेट करना, और रोटेट होता है घूमना। तो ये मॉलिक्यूल लिक्विड के तीनों तरह की मोशन शो कर सकते हैं। बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड में दे हैव डेफिनेट लिखें या फिक्स्ड का लफ्ज़ लिखें, बात एक ही है। दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की शेप भी जो है वो फिक्स है, चेंज नहीं होती, और वॉल्यूम भी। इस मार्कर को आप अपने हैंड में रखें, टेबल पे रख दें, इसकी जैसी शेप है वैसी रहेगी। इसने जितनी जगह घेरी हुई है इधर मेरे हाथ में, उतनी जगह घेरेगा किसी टेबल के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं क्लोजली पैक्ड। इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो अटैच नहीं होते, बल्कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे में धंसे हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनकी अरेंजमेंट की। तो दे मे बी प्रॉपरली अरेंज्ड। मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है प्रॉपरली अरेंज्ड, प्रॉपरली बिल्कुल ख़ास तरतीब में जुड़े होते हैं। मे नॉट, ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रॉपरली अरेंज ना हो, मे नॉट अरेंज भी हो सकते हैं, प्रॉपरली नहीं भी हो सकते। ये क्या चक्कर हुआ भाई? देखिए भाई, जो सॉलिड होता है ना वो दो तरह का होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमार्फस सॉलिड। दोनों में फ़र्क ये है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल तरतीब के साथ 3 डायमेंशनली अरेंज्ड होते हैं, और एमार्फस सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे के साथ जकड़े हुए तो होते हैं मगर 3 डायमेंशनली बिल्कुल प्रॉपर रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते। ये फ़र्क है। ओके, इसलिए तो मैंने कहा प्रॉपरली अरेंज्ड मे नॉट, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। उसके बाद मैं इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूं तो वेरी वेरी हाई, सबसे ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, या हम लिखते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस होती हैं। इंटर एटॉमिक फोर्सेस एटम्स के दरमियान फोर्सेस जो पाई जाएं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती हैं। दे आर वेरी वेरी हाई इन द सॉलिड पार्टिकल। नेक्स्ट देखें, दे आर इनकम्प्रेसिबल, नॉट कंप्रेसिबल। आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, नॉट कंप्रेसिबल। ये कंप्रेसिबल नहीं है, बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं है। हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? आप पत्थर के ऊपर बिल्डोजर चढ़ा दें, भाई चढ़ा तो दें, वो तो टूट जाएगा पत्थर है, वो कंप्रेस थोड़ी होगा। कंप्रेस करना है भाई, कंप्रेस तोड़ना नहीं है। तो इसीलिए नॉट कंप्रेसिबल। ई कंप्रेस कैसे करोगे? कंप्रेस मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस ही नहीं है। कोई चीज़ कंप्रेस इकट्ठी तो उस वक्त होती है ना जब उसके दरमियान फासला हो। जब हम दबाते हैं तो मॉलिक्यूल करीब करीब हो जाते हैं, मॉलिक्यूल ऑलरेडी करीब करीब है, देयर इज़ नो एनी स्पेस, ना होने के बराबर स्पेस है इनके मॉलिक्यूल के दरमियान, तो फिर आप कैसे कंप्रेस करोगे? दे आर इनकम्प्रेसिबल। आओ मेरे बेटे आगे चलते हैं। देयर डेंसिटीज़ आर वेरी वेरी हाई। डेंसिटीज़, जो इनकी डेंसिटीज़ होती हैं, दे आर वेरी वेरी हाई, सबसे ज़्यादा होती हैं, बिकॉज दे हैव वेरी लेस वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इनमें ओनली ऑन वाइब्रेशनल मोशन होती है। जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं ना वो वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं ओनली। तो ये था सॉलिड, लिक्विड और गैस की चंद प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो छोटे लेवल पे 5th 6th क्लास में भी पढ़ाई जाती हैं और आज भी हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा को ना मशहूर ज़माना, यानी इसको कहा जाता है 4th स्टेट ऑफ मैटर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये 3 जो है डिस्कवर हुई थी, स्टेट्स डिज़ाइन हुई थी। उसके बाद ये बाद में आके डिस्कवर हुई थी 1878 या 1889 में सर विलियम क्रुक नामी साइंटिस्ट ने, जिन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब भी बनाई थी। सर विलियम क्रुक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले जो है अपनी जो है प्लाज्मा को डिस्कवर किया था कि प्लाज्मा भी कोई स्टेट है मैटर की, वो भी पाई जाती है। तो मेरे बेटे प्लाज्मा कहाँ है? हमें नज़र आती है, हाँ हमें नज़र आती है, मगर आम तौर पर हम गौर नहीं कर रहे होते, हमें नज़र आती है मगर हम लिखते हैं नॉट जनरली सीन, अमूमन हमें नहीं नज़र आती। यानी अब मैं इधर उधर देखूँ ना, ये बोर्ड है, ये सॉलिड है, ठीक है,
अच्छा, मैं हूँ, मैं सॉलिड हूँ। अगर मैं पानी पीता हूँ, पानी गिलास, तो वो लिक्विड है, ठीक है। फिर गैस भी हमको नज़र तो नहीं आती मगर है, हम महसूस कर सकते हैं। तो ये जो प्लाज्मा है, ये आमतौर पर मैं इधर उधर देखूं कमरे में, क्लासरूम में, अरे प्लाज्मा तुम कहाँ हो, मुझे नज़र क्यों नहीं आती, तो प्लाज्मा मुझे नज़र नहीं आ रही है, भी नहीं प्लाज्मा, तो कैसे पता चलेगा ये कहाँ है प्लाज्मा, क्या होती है। पहले तो मैं आपको इसकी जो है ना फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करता हूँ। प्लाज्मा होती है दो तरह की, एक होती है नेचुरल प्लाज्मा, एक होती है आर्टिफिशियल प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा क्या है? सन, सूरज, अश्क अपना के तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, ये तेरे चेहरे की कशिश थी जो मुड़ के देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता। सूरज, सन जो है, सन इज द बॉल ऑफ, ह्यूज बॉल ऑफ प्लाज्मा। ऑल द स्टार्स, चमकने वाले तमाम सितारे, ये प्लाज्मा हैं। जब आसमान पे बिजली कड़कती है तूफान के मौसम में, तो उस बिजली की कड़क में जो लाइट होती है वो क्या है? वो भी प्लाज्मा है। अब आर्टिफिशियल की तरफ आओ, हम वेल्डिंग के लिए शोला जलाते हैं, आग का शोला जो नज़र आ रहा होता है, दैट इज़ प्लाज्मा, ठीक है। और इसके अलावा फ्लोरिसेंट ट्यूब्स, आजकल तो LED बल्ब आ गए हैं, थोड़ा पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं तो आज भी मौजूद हैं। पुराने ऑफिस में, पुराने स्कूलों में ट्यूब लाइट हुआ करती थी, लंबे वाली। उस ट्यूब लाइट को तोड़ो, उसमें से एक गैस की तरह वाइट कलर का मटेरियल निकलता है, वो ट्यूब लाइट जो रोशनी देती है वो भी प्लाज्मा है, क्योंकि उस ट्यूब लाइट के अंदर प्लाज्मा है, वो ट्यूब लाइट के अंदर प्लाज्मा है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि प्लाज्मा की डेफिनेशन भी देखते हैं और ये बनती कैसे है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पार्शली आयोनाइज्ड गैस हैविंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल एटम्स। तो प्लाज्मा जो है वो एक ऐसी गैस है, या मैं यूं कहूं कि गैस से ही प्लाज्मा जनरेट होता है। गैस को हीट करते हैं तो गैस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और गैस के एटम आयोनाइज हो जाते हैं। पार्शली आयोनाइज का क्या मतलब है, समझाता हूँ। मेरे पास ना ये हीलियम का तो सुना ही होगा ना आपने, हीलियम एटम है, एक नोबल गैस का एटम है। इसका 2 एटॉमिक नंबर है, सेंटर में इसका न्यूक्लियस है, बाहर इसका पहला शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 4 मैंने लिए हुए हैं हीलियम के एटम। अच्छा, जब हीट देंगे, ये गैस है ना, जब इसको हीट देंगे तो ये वाला जो हीलियम का एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, तो जो पीछे बच जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पॉजिटिव आयन कहेंगे। बेशक उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, मगर हम इसको पॉजिटिव आयन कहेंगे। अच्छा, फिर ये देखें, इस हीलियम के एटम में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये भी क्या बन गया? पॉजिटिव आयन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन है, ये भी पॉजिटिव आयन है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला हीलियम जो है ये नहीं हुआ आयोनाइज, ये एजिटेट आ गया न्यूट्रल एटम के तौर पर। ये वाला भी नहीं हुआ आयोनाइज, ये भी एजिटेट आ गया न्यूट्रल एटम के तौर पर। अब देखें, अब आप ज़रा गौर से देखें, ये ना 3 चीज़ों का मिक्सचर है। कितनी चीज़ों का? 3 चीज़ों का। ये पॉजिटिव आयन, नेगेटिव पार्टिकल एंड न्यूट्रल एटम। तो जब भी हम किसी गैस को हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, 20,000, 40,000, 1 लाख, तो गैस के जो एटम हैं वो सारे आयोनाइज नहीं होते, आधे आयोनाइज हो जाते हैं, आधे नहीं होते। जैसे कि 4 में से 2 आयोनाइज हुए, 2 आयोनाइज नहीं हुए। जब 2 आयोनाइज हुए तो 2 नेगेटिव पार्टिकल बने, 2 पॉजिटिव आयन पार्टिकल बने और 2 न्यूट्रल एटम। ओवरऑल प्लाज्मा न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें 2 ही नेगेटिव हैं, 2 ही पॉजिटिव हैं और 2 ही न्यूट्रल एटम हैं। तो मैंने क्या लिखा? पार्शली आयोनाइज्ड गैस हैविंग पॉजिटिव, ये हो गए, नेगेटिव पार्टिकल, ये हो गए, एंड न्यूट्रल एटम, और ये हो गए। और फोटॉन्स भी जनरेट हो जाते हैं, फोटॉन्स यानी लाइट भी जनरेट हो जाती है, उसका और फिनोमिनन है प्लाज्मा के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं कि जो प्लाज्मा है ना, उसकी जो पार्टिकल्स हैं, दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इनकी जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो बहुत हाई होती है, हर वक्त मूव करते रहते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ट्रैफिक सिग्नल हैं, ट्रैफिक सिग्नल में लाल कलर का है, ग्रीन कलर का है, उन सिग्नल्स के अंदर गैस भरी जाती हैं, नोबल गैसेस, और वो गैस करंट आने से, करंट की वजह से प्लाज्मा में तब्दील हो जाती है, और फिर जब उसमें से मज़ीद करंट गुजरता है तो वो प्लाज्मा फोटॉन की सूरत में रोशनी भी जनरेट करती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये तो थी पुरानी बातें। नई बात क्या है? नई बात ये है कि कुछ
यानी कि गैस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा के अलावा तुमने कहा था स्टेट्स ऑफ मैटर तकरीबन 22 होती हैं, तो चांद एक तो और पढ़ाओ ना हमें। तो एक है इंटरमीडिएट स्टेट्स, यानी इंटरमीडिएट स्टेट से क्या मुराद है? दरमियानी, मतलब एक गैस है, हम उसको ठंडा करते हैं और वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। अब कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिनको हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में पहुंचने से पहले एक ऐसी स्टेट में एग्जिस्ट कर जाती हैं जो ना गैस होती है, जो ना लिक्विड होती है, यानी गैस और लिक्विड की दरमियानी स्टेट होती है, उसको इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। सेम इसी तरह से एक लिक्विड है, उसको हम ठंडा कर रहे हैं और ठंडा कर रहे हैं तो वो सॉलिडिफाई होकर सॉलिड में तब्दील हो जाएगा। मगर कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिन्हें हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड में नहीं जाते, बल्कि एक ऐसी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जो लिक्विड और सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखती होती है, सेंट्रल दरमियान में, ठीक है। तो इन स्टेट्स को कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स, जो कि गैस, लिक्विड और सॉलिड के दरमियान में होती हैं, ना तो वो प्रॉपर गैस, ना वो प्रॉपर लिक्विड, ना वो प्रॉपर सॉलिड, ना वो प्रॉपर लिक्विड। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बात क्लियर करते हैं। आइए देखिए, मेरे पास ना तीन जो है ना एग्जाम्पल्स हैं, तीन इंटरमीडिएट स्टेट्स की। एक है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या हैं? ये होते हैं, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट हम इसे कहते हैं, यानी इंटरमीडिएट स्टेट की ये एक एग्जाम्पल है। दे आर एग्जिस्ट इन हाई compressed state, समझाता हूं मैं आपको। and they have properties of both gas and liquid। इनमें गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं एग्जाम्पल के साथ, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और हम और आप जानते हैं कि ये गैस है। हम इसको क्या करते हैं? हम इसको ठंडा करते हैं। हम इसको ठंडा करते जाएं। एक वक्त ऐसा आएगा ये लिक्विड में तब्दील होगी, फिर बाद में ये सॉलिड में तब्दील होगी। मगर इससे पहले हम इसको क्या करते हैं? ठंडा करने से पहले हम इसको कंप्रेस करते हैं, गैस को, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं। जब कंप्रेस करते हैं तो उधर से ठंडा भी कर रहे हैं, उधर से कंप्रेस भी कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इससे पहले कि वो लिक्विड में तब्दील हो, वो एक ऐसी स्टेट में आ जाता है जिसमें वो आधा लिक्विड की तरह होता है और आधा अपने गैस की तरह होता है। उसे कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। और मज़ेदार बात, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी गैस की हालत में जो प्रॉपर्टीज़, जो रिएक्शन नहीं देता, वो रिएक्शन वो अपनी इस सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की शक्ल में देता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं और इनका क्या क्या इस्तेमाल है? तो मेरे बेटे, लिक्विड क्रिस्टल के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टल है हमारे पास, और आपको पता है क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल सॉलिड होता है। एक क्रिस्टल सॉलिड है, एक ख़ास क्रिस्टल है, हर एक सॉलिड नहीं, एक ख़ास क्रिस्टल है। इसको हमने हीट किया और हम इसे हीट करते गए 145 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसको हीट किया। तो जैसे ही हमने इसे 145 डिग्री तक हीट किया तो ये तब्दील हो गया लिक्विड क्रिस्टल में। लिक्विड क्रिस्टल में कहना क्या चाहते हो बताता हूँ। लिक्विड क्रिस्टल में मतलब बाज़ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिनको हीट करें तो वो डायरेक्ट लिक्विड में तब्दील नहीं होते, क्लियर लिक्विड में, बल्कि वो पहले एक ऐसी स्टेट में आते हैं जो ना कि प्रॉपर लिक्विड होती है ना प्रॉपर क्रिस्टल होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मिट्टी है, गारा मिट्टी है, भीगी हुई मिट्टी, ठीक है, सॉलिड है, और उस तरफ हमारे पास पानी है, दरमियान में हमारे पास कीचड़ है। जो कीचड़ है वो पतला है, वो ना पानी की तरह शफाफ है ना वो मिट्टी की तरह ठोस है। वो क्या है? वो गदला है, वो टर्बिड है, वो बिटवीन है, दरमियानी स्टेट है। तो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको हम हीट करते हैं तो वो लिक्विफाई में नहीं होते, मतलब लिक्विड में तब्दील नहीं होते, बल्कि दरमियानी स्टेट में रह जाते हैं। जो गदलेपन वाली स्टेट होती है उसको लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। तो इसको आप लिक्विड क्रिस्टल आ गया, अब आप इसको मज़ीद हीट करें 179 डिग्री तक ले जाएं। 179 डिग्री का टेम्परेचर जैसे ही आएगा ये लिक्विड क्रिस्टल तब्दील हो जाएगा क्लियर लिक्विड में, प्योर लिक्विड में, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक रिनाइट्जर, 1888 में उसने एक केमिकल लिया, एक सॉलिड लिया, एक क्रिस्टल सॉलिड लिया,
उसका नाम था कोलेस्टेराइल बेंजोएट, उस सॉलिड का नाम। उसने उस सॉलिड को हीट किया ताकि मैं इसे पिघालूं, ताकि मैं इसे मेल्ट करूं। उसने उसको मेल्ट करने के लिए जब हीट किया, हीट होता गया 145 तक, जब वो पहुंचा इस टेम्परेचर तक, तो वो लिक्विड में तब्दील नहीं हुआ, बल्कि वो लिक्विड क्रिस्टल बन गया। ऐसा लगता था वो आधा लिक्विड है, वो आधा क्या है, क्रिस्टल है। इसको कहा गया मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्ट तो हुआ वो यहाँ पे, मगर वो लिक्विड में तब्दील नहीं हुआ, बल्कि बिटवीन स्टेट में तब्दील हुआ। फिर 179 इज कॉल्ड क्लियरिंग टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे वो लिक्विड क्रिस्टल से क्लियर शफाफ लिक्विड में तब्दील हो गया। ठीक है। अब ये जो लिक्विड क्रिस्टल होता है ना, इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्रिस्टल वाली खसूसियात भी होती हैं, लिक्विड वाली खसूसियात भी होती हैं। जैसे क्रिस्टल की खसूसियात हैं, क्रिस्टल में प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, इसमें भी अरेंजमेंट होती है। ठीक है। जैसे क्रिस्टल की और भी बहुत सारी खसूसियात हैं। जैसे लिक्विड की खासियत है, लिक्विड बहता है, इसमें फ्लूइडिटी होती है, तो लिक्विड क्रिस्टल में भी फ्लूइडिटी होती है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल? हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर LCD, ये LCD, आजकल तो LED है, पहले टीवी होते थे, अब LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसकी स्क्रीन है, उनमें ये लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होता है। बुखार चेक करने के लिए भी आजकल लिक्विड क्रिस्टल को बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले थर्मामीटर रखते थे, अब एक पट्टी होती है डॉक्टर साहब के पास, वो पट्टी आपके माथे पे रखता है। आपको जो भी बुखार होता है ना, जो भी टेम्परेचर होता है आपका, उस पट्टी के ऊपर वहाँ का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से लिक्विड क्रिस्टल अपना टेम्परेचर अपना कलर चेंज करता है। उस पट्टी में लिक्विड क्रिस्टल भरा होता है और वो बता देता है कि बंदे को कितना टेम्परेचर है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, मगर टाइम नहीं होता कि हम हर चीज़ बता सकें। लिक्विड क्रिस्टल के बाद है ग्राफीन। ये क्या है? ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। यानी कि एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है भी? कार्बन जो है ना, नेचुरली तौर पर मुख्तलिफ शक्लों में एग्जिस्ट करता है। डायमंड, हीरा, वो कार्बन है। ग्रेफाइट जो पेंसिल के सिक्के में होता है, वो भी कार्बन है। इसी तरह ग्राफीन, ये भी कार्बन की एक शक्ल है। बेकी बॉल, ये भी कार्बन की एक शक्ल है। ग्राफीन में यूँ होता है कि जो सिंगल लेयर होती है कार्बन एटम्स की, ये देखें, जैसे हनी कोम्ब नहीं होता, हनी कोम्ब यानी कि शहद की मक्खी का छत्ता, उस तरह ये देखें, इस तरह जो है ना 6 कोनों वाला हेक्सागोनल पैटर्न के साथ लेयर होती है एटम्स की, ऐसे 2 डायमेंशनल। इसको ग्राफीन कहते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्राफीन? 3 प्रॉपर्टीज़ याद रख लें कि ये बहुत टफ होती हैं, TOUGH, और दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल भी होती हैं, टफ भी होती हैं, एंड दे हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस कैपेसिटी। ये काफ़ी रेजिस्टेंस रखते हैं, यानी कि ये बर्दाश्त करते हैं झटकों को, चीज़ों को। जैसे लोहा है वो रेजिस्टेंट है, ये लोहे से भी ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं ग्राफीन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो टुडे टॉपिक की लास्ट बात है वो है एग्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर से क्या मुराद है? जैसे इंटरमीडिएट है वैसे एक एग्जॉटिक स्टेट भी होती हैं, ये नई बात है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जॉटिक स्टेट? एग्जॉटिक स्टेट का क्या मतलब है? तो मैंने डेफिनेशन लिखी है, द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड। आमना सामना, इनकाउंटर्ड से मुराद होता है आमना सामना, ठीक है। यानी कि आमना सामना से ये मुराद है कि ऐसी मैटर की स्टेट्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनसे हमारा वास्ता नहीं पड़ता, हमारा आमना सामना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उन्हें कहते हैं एग्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, डार्क मैटर हैं, ये क्या लफ्ज़ है? डार्क मैटर क्या है भाई? आपने कभी जिन देखा है? नहीं देखा सर। डार्क मैटर क्या है? मैटर की वो स्टेट है जिसको हम देख नहीं सकते, वी कांट सी, हम देख नहीं सकते। आपने जिन देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। आपने भूत देखा है कभी? इस कायनात का जो भूत है वो डार्क मैटर है, जिसको हमारी आंखें नहीं देख सकती। बज़ाहिर है सही वो मैटर, मगर हम उन्हें देख नहीं सकते। दैट इज़ नोन एज डार्क मैटर। वाह जी। एक और है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैं लिख देता हूँ, BOSE, बोस आइंस्टाइन, EINSTEIN, आइंस्टाइन
कंडेंसेट, कंडेंसेट। डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि ये भी एक एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर है, BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या होती है, थोड़ा सा ऐसे गाइड कर देता हूँ कि ऐसा होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को ठंडा करते हैं, बहुत ठंडा करते हैं, यानी हम उसको -273 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं इस टेम्परेचर को। इस टेम्परेचर तक जब हम किसी भी सब्सटेंस को ले जाते हैं ना, तो उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट रुक जाती है। ऐसा लगता है तमाम पार्टिकल्स की एनर्जी और मोमेंटम सेम है। जब बहुत सारे पार्टिकल्स की एनर्जी भी सेम है, मोमेंटम भी सेम है, तो वो बहुत सारे पार्टिकल हमें बहुत सारे नहीं नज़र आते, वो हमें एक ही नज़र आता है। यानी ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे पार्टिकल, ज़्यादा पार्टिकल नहीं है, बल्कि वो सिंगल पार्टिकल है। इस स्टेट को कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियर मैटर। ये भी एक एक्सोटिक स्टेट है, न्यूक्लियर मैटर। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब इकट्ठे रहते हैं, न्यूक्लियस में तो होते हैं ना इकट्ठे, मगर अलग से एटम के वजूद के अलावा जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे रहेंगे तो उसे न्यूक्लियर मैटर कहेंगे। आप सिर्फ इनके नाम याद करें। उसके बाद रिसेंटली जिस पर वर्क हुआ है वो है क्वांटम स्पिन लिक्विड, क्वांटम स्पिन लिक्विड। ये भी एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर है। तो मेरे बेटे आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, प्यार करते रहिए अपने आप से, अपनी किताबों से और अपनी सेहत से। थैंक यू वेरी मच।